नमस्कार। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसने भारत के वर्तमान ढांचे की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास की। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैसे एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के बनाए गए नियम समय के साथ इवॉल्व होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान में बदल गए। है ना कमाल की बात। इस सफर में कई पड़ाव आए और आज हम उन्हीं पड़ावों को बहुत ही स्पष्ट और स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, फिर ब्रिटिश ताज का सीधा कंट्रोल, इसके बाद प्रमुख गवर्नर और वाइसरॉय, फिर सुधार और स्वायत्तता की ओर बढ़ते कदम और आखिर में आज़ादी और हमारे संविधान का निर्माण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1773 से लेकर 1853 के बीच ब्रिटिश संसद ने कई चार्टर एक्ट्स पारित किए। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी अब बेतहाशा दौलत और राजनीतिक ताकत बटोर रही थी। ये देखकर ब्रिटिश सरकार को भी चिंता हुई। इसलिए हर एक नए अधिनियम के साथ कंपनी की आज़ादी पर लगाम कसी गई और उस पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत किया गया। इस पूरे नियंत्रण की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसके ठीक बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने एक बड़ा ही दिलचस्प द्वैध शासन या डुअल सिस्टम शुरू किया। मतलब व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिए गए। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी एक ही थी, लेकिन अब पॉलिटिक्स और बिजनेस के बॉस अलग अलग हो गए थे। ये नियंत्रण धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंच गया कि 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार लगभग खत्म ही कर दिया। और 1833 आते आते तो कंपनी से उसके सारे व्यापारिक अधिकार ही छीन लिए गए। सोचिए, जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो अब महज एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण। 1858 भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के झटके के तुरंत बाद भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल अब सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया, जिसे वाइसराय कहा जाने लगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं भाग 3 पर, प्रमुख गवर्नर और वाइसराय। ये नाम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि कैसे समय के साथ सत्ता का स्वरूप बदल रहा था। देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर जब ब्रिटिश प्रभुत्व पूरे भारत पर फैल गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जैसा कि हमने अभी बात की, 1858 के ऐतिहासिक बदलाव के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। अब चलते हैं भाग 4 पर, सुधार और स्वायत्तता की ओर। 1861 से लेकर 1919 के बीच कई अहम बदलाव हुए। 1861 में पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की एक छोटी सी शुरुआत हुई। 1892 में एक बहुत ही सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। फिर आया 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की नींव रखी। और इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसने पहली बार प्रांतों में आंशिक तौर पर उत्तरदायी शासन शुरू किया। शासन के इस पूरी प्रणाली में जो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा जटिल कॉन्सेप्ट सामने आया, वो था द्वैत शासन या डायरकी। 1919 में प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषय, जो मंत्रियों के पास थे और वे विधान परिषद को जवाबदेह थे। दूसरे आरक्षित यानी रिजर्व्ड विषय, जो सीधे गवर्नर के पास थे, जिन पर वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की मदद से राज करता था। इसके बाद एंट्री होती है 1935 के भारत शासन अधिनियम की। ये एक ऐसा विशाल दस्तावेज था जिसने असल में हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया। इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी, एक संघीय न्यायालय बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और सबसे बड़ी बात, पहली बार देश की लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार भी इसी एक्ट से मिला। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 5, आज़ादी और संविधान निर्माण।
इस समय तक भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी थी। 1934 में स्वराज पार्टी और एमएन रॉय की संविधान सभा की पहली मांग से लेकर 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रपोजल तक ये संघर्ष जारी रहा। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इस ऐतिहासिक संविधान सभा के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। इस नई संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने एक बड़ा ही नपातुला ढांचा तैयार किया था। कुल 389 सीटें तय की गईं, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के लिए थीं और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। इसका सीधा सा नियम यह था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ताकि सबको सही और बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। दिसंबर 1946 के वो शुरुआती दिन सच में बेहद ऐतिहासिक थे। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। महज 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि आज़ाद भारत का संविधान किन मजबूत लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर टिका होगा। इतने विशाल और विविध देश का संविधान लिखना कोई मामूली काम तो था नहीं। इसके लिए सभा ने कई अलग अलग समितियां बनाईं। जवाहरलाल नेहरू ने संघ शक्ति समिति का नेतृत्व किया, सरदार पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति को दिशा दी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान संभाली। इन्हीं महान नेताओं के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि आखिरकार 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अपनी मंजिल तक पहुंच सका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 की आज़ादी तक का ये सफ़र महज इतिहास के पन्ने नहीं है। हमारी आज की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ें इसी 150 साल की लंबी यात्रा में गहराई तक रची बसी हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, आज जब हम अपने कानूनों और लोकतांत्रिक अधिकारों को देखते हैं, तो इन औपनिवेशिक ढांचों और पुराने प्रयोगों ने हमारे आज के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को असल में किस हद तक आकार दिया है?